कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट का नजारा दिखाया जाता है जहां कैप्टन ब्रॉडी टॉरेंस अपनी फ्लाइट के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में वह अपनी बेटी डेनियला से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। डेनियला बहुत खुश होती है क्योंकि वह न्यू ईयर की छुट्टियों में अपने पापा से मिलने वाली होती है। ब्रॉडी उसे भरोसा दिलाता है कि वह टोक्यो होते हुए होनोलुलु समय पर पहुंच जाएगा और कोई भी डिले नहीं होगी। ये बातचीत बेहद इमोशनल होती है क्योंकि हमें पता चलता है कि ब्रॉडी की पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी बेटी ही सबसे करीब है। एयरपोर्ट पर ब्रॉडी अपने को पायलट सैमुअल डेले से मिलता है जो हांगकांग से है और यह उसकी पहली बड़ी फ्लाइट होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चलती है। तभी एक फ्लाइट कमांडर आकर ब्रॉडी को बताता है कि एक भगोड़े कैदी को इस फ्लाइट में टोक्यो तक ले जाना है। उस कैदी का नाम लुइस गैस्पर होता है जिस पर 15 साल पहले हत्या का इल्जाम लगा था और उसे बाली में एक फर्जी पहचान के साथ पकड़ा गया था। ब्रॉडी को यह जानकर हैरानी होती है लेकिन उसे बताया जाता है कि वह पूरे सफर में हथकड़ियों में ही रहेगा और एक पुलिस अफसर की निगरानी में सफर करेगा। फ्लाइट में 14 पैसेंजर्स सवार होते हैं जिनमें से ज्यादातर लोग नए साल का जश्न मनाने के मूड में होते हैं। एयर होस्टेस बॉनी और मारिया सबको वेलकम करती हैं। गैस्पर को सबसे पीछे की सीट पर बिठाया जाता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो। सिंगापुर एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करता है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। ब्रॉडी अपने आईपैड पर मौसम का हाल देखता है और पता चलता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर एक खतरनाक तूफान बन रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से उन्हें बताया जाता है कि फ्लाइट लाइट है इसलिए वे उसी रास्ते से गुजरें ताकि फ्यूल और वक्त दोनों बचाया जा सके। कुछ देर बाद प्लेन उस तूफान के बीच में फंसने लगता है। ब्रॉडी कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वे ऊंचाई बढ़ाकर तूफान के ऊपर से निकल सकें, लेकिन रेडियो सिग्नल बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। किसी तरह इजाजत मिलती है और प्लेन 40,000 फीट तक ऊपर उठता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली सीधे प्लेन पर आकर गिरती है। ये झटका इतना खतरनाक होता है कि प्लेन के सारे एवियोनिक्स सिस्टम फूंक जाते हैं। रडार, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ एक झटके में बंद हो जाता है। प्लेन अब पूरी तरह से अंधा होकर हवा में उड़ रहा होता है और उनके पास सिर्फ बैटरी पावर से चलने वाले 10 मिनट बचते हैं, जिसके बाद प्लेन बेकाबू होकर गिरना शुरू कर देगा। ब्रॉडी और डेले मिलकर मैनुअल तरीके से प्लेन को उतारने की कोशिश शुरू करते हैं। हर मिनट की गिनती की जा रही होती है क्योंकि उनके पास ना रडार है, ना नेविगेशन और ना ही किसी तरह की मदद पहुंचने का जरिया। इसी दौरान भयानक ओले गिरने लगते हैं और प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी में गैस्पर के साथ आया पुलिस अफसर अपनी सीट बेल्ट खोल देता है ताकि गिरा हुआ फोन उठा सके और उसकी मदद करने एक एयर होस्टेस इसाबेला भी अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। प्लेन इतनी तेजी से नीचे गिर रहा होता है कि यह दोनों हवा में उछलकर सीधे प्लेन की छत से टकरा जाते हैं और उनकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि ब्रॉडी को समझ आ जाता है कि अब समंदर में क्रैश लैंडिंग ही आखिरी रास्ता है, लेकिन ठीक इसी वक्त उन्हें दूर एक टापू नजर आता है। ब्रॉडी बिना एक पल गंवाए प्लेन का रुख उस टापू की तरफ मोड़ देता है। फ्यूल जल्दी से खाली करने की कोशिश की जाती है, लेकिन दाईं तरफ का सिस्टम फेल हो जाता है जिससे प्लेन एक जलते हुए बम की तरह बन जाता है। नीचे उतरने के लिए लैंडिंग गियर को मैन्युअली खोला जाता है और आखिरकार वह टापू पर मौजूद एक सड़क को रनवे बनाकर प्लेन को उतारने की आखिरी और सबसे खतरनाक कोशिश शुरू करता है। जैसे ही प्लेन जमीन को छूता है, वह जोर जोर से हिचकोले खाता हुआ घास और मिट्टी उड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। कई पलों की सांस रोक देने वाली जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्लेन रुक जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि इतने खतरनाक हादसे के बावजूद ज्यादातर पैसेंजर्स सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही सब लोग राहत की सांस लेते हैं, ब्रॉडी को यह एहसास नहीं होता कि जिस टापू पर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लैंड किया है वह असल में जिंदगी के सबसे बड़े खतरे की शुरुआत होने वाला है। प्लेन के रुकते ही ब्रॉडी सबसे पहले पैसेंजर्स की सुरक्षा का ध्यान रखता है और सबको जल्दी से बाहर निकालने का हुक्म देता है। सभी पैसेंजर्स सहमे हुए बाहर आते हैं और अपने अपने हाथ मोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सिंगापुर में एयरलाइन कंपनी को पता चलता है कि फ्लाइट 119 का रडार से संपर्क टूट चुका है। कंपनी का मालिक टेरी घबरा जाता है क्योंकि प्लेन को लैंड होते हुए किसी ने नहीं देखा और ना ही रेडियो पर कोई संपर्क हो पा रहा है। टेरी तुरंत डेविड स्कार्सडेल नाम के एक क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को बुलाता है जो इस तरह के गायब हुए विमानों को ढूंढने का काम करता है। दूसरी तरफ टापू पर सभी पैसेंजर्स डरे सहमे बैठे होते हैं। ब्रॉडी उन्हें समझाता है कि बिजली गिरने की वजह से उनका पूरा पावर सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए फिलहाल किसी से भी संपर्क करना मुमकिन नहीं है।
वह सबको हिम्मत बंधाता है कि जैसे ही प्लेन ठंडा होगा वे अंदर जाकर जरूरी सामान और पानी निकालेंगे। इसी बीच डेले नक्शे और हिसाब किताब से यह अंदाजा लगाता है कि वे शायद सुलू क्लस्टर के आसपास किसी टापू पर उतरे हैं। यह सुनकर ब्रॉडी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि यह इलाका बागियों और अपराधियों के कब्जे में माना जाता है, जहां किसी भी सरकार या पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रॉडी फैसला करता है कि फिलहाल यह बात सिर्फ अपने और डेले के बीच ही रखी जाए, ताकि पैसेंजर्स में और ज्यादा दहशत न फैले। इसी दौरान गैस्पर, जो पहले एक खतरनाक कैदी के तौर पर सबकी नजरों में था, अब धीरे धीरे ब्रॉडी के साथ खुलकर बातें करने लगता है। वह बताता है कि वह पहले फ्रेंच फॉरेन लीजन में रह चुका है और उसे मिलिट्री ट्रेनिंग का अच्छा खासा तजुर्बा है। ब्रॉडी को यह जानकारी भविष्य में बहुत काम आने वाली होती है। रात होते होते ब्रॉडी को याद आता है कि लैंडिंग से ठीक पहले उसने नीचे किसी फैक्ट्री जैसी इमारत को देखा था। वह सोचता है कि अगर वहां तक पहुंचा जाए तो शायद कोई फोन या रेडियो मिल जाए जिससे मदद बुलाई जा सके। ब्रॉडी ये जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला करता है, और हैरानी की बात यह होती है कि गैस्पर खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गैस्पर ब्रॉडी से पूछता है कि आखिर उसने उसे साथ क्यों लिया, तो ब्रॉडी सीधा जवाब देता है कि वह अपने बाकी पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता और आगे शायद खतरनाक हालात मिल सकते हैं जिनमें उसे गैस्पर की मदद चाहिए होगी। कुछ देर बाद दोनों को एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री मिलती है, जहां ब्रॉडी को एक बहुत पुराना टेलीफोन मिलता है। वह उसके तार जोड़कर किसी तरह उसे चालू करता है और कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से सामने वाली महिला को उसकी बात ठीक से समझ नहीं आती और वह कॉल काट देती है। तभी ब्रॉडी को एक आइडिया आता है। वह अपनी बेटी डेनियला को कॉल लगाता है और उसे अपनी सही लोकेशन और हालात के बारे में जल्दी जल्दी बताता है, ताकि वह यह जानकारी सीधे कंपनी तक पहुंचा सके। लेकिन इसी बातचीत के दौरान अचानक पीछे से एक आदमी आकर ब्रॉडी पर हमला कर देता है। कॉल कट जाती है और दोनों के बीच खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है। किसी तरह ब्रॉडी उस आदमी को काबू करने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच ब्रॉडी को महसूस होता है कि कोई और भी वहां मौजूद है, इसलिए वह छिप जाता है। लेकिन वह इंसान कोई और नहीं बल्कि गैस्पर ही होता है, जिसने पहले ही कई गुंडों को मार गिराया होता है और उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए होते हैं। गैस्पर ब्रॉडी को सुरक्षा के लिए एक बंदूक थमा देता है। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट मिलते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें एक भयानक सच का पता चलता है। इस टापू पर मौजूद खतरनाक गिरोह लोगों को किडनैप करके उनके परिवार से मोटी रकम वसूलता है और पैसे मिलने के बावजूद भी वे उन बंधकों को मार डालते हैं। यह जानकर ब्रॉडी समझ जाता है कि उसके प्लेन में मौजूद बाकी पैसेंजर्स भी बहुत बड़े खतरे में हैं। दोनों जल्दी से एक गाड़ी लेकर अपने पैसेंजर्स की तरफ वापस निकल पड़ते हैं, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। असल में उसी टापू पर मौजूद एक खतरनाक बागी गिरोह का लीडर, जिसका नाम दातू जुनमार होता है, अपने आदमियों के साथ पहले ही प्लेन तक पहुंच चुका होता है। हथियारबंद गुंडे हवा में गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराना शुरू कर देते हैं। पैसेंजर्स को लगता है कि शायद यह रेस्क्यू टीम आई है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह लोग तो उन्हें बचाने नहीं बल्कि बंधक बनाने आए हैं। गिरोह का लीडर एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मंगवाता है और सबको बंदूक की नोक पर एक बस में भरना शुरू कर देता है। दूर से ये सब देख रहे ब्रॉडी और गैस्पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सामने बहुत बड़ी तादाद में हथियारबंद लोग मौजूद होते हैं। इसी बीच एक महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिरोह के लोग बेरहमी से उस पर गोली चला देते हैं। यह देखकर ब्रॉडी उसकी मदद के लिए दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैस्पर उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी सामने जाना खुद की और बाकी सबकी जान खतरे में डालने जैसा होगा। गैंग के जाने के बाद ब्रॉडी बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पैसेंजर्स को किडनैप कर लिया गया होता है और अब वह पूरी तरह अनजान होता है कि वे लोग उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं। गिरोह के जाने के बाद ब्रॉडी का गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ फूट पड़ते हैं। वह जानता है कि उसके सारे पैसेंजर्स अब उस खतरनाक गिरोह के कब्जे में जा चुके हैं और उसे कुछ करना ही होगा। गैस्पर उसे समझाता है कि सीधा हमला करना आत्महत्या करने जैसा होगा, इसलिए उन्हें पहले यह पता लगाना जरूरी है कि गिरोह इन लोगों को कहां लेकर गया है। दोनों वहां से एक जख्मी आदमी को पकड़ लेते हैं, जो गिरोह का ही हिस्सा होता है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि सारे पैसेंजर्स को डैंडुलिट नाम के एक गांव में एक वेयरहाउस में रखा गया है, जो नदी किनारे मौजूद है, और वहां से उन्हें बोट के जरिए कहीं और ले जाया जाना है। इसी बीच कहानी में हमें दिखाया जाता है कि सिंगापुर में बैठा स्कार्सडेल किस तरह इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटा है। उसे पता चलता है कि इस इलाके में कोई भी सरकारी मदद भेजना आसान नहीं है, क्योंकि फिलीपींस की सेना भी इस टापू पर जाने से कतराती है, क्योंकि यहाँ बागियों का राज चलता है।
इसलिए स्कार्सडेल एक प्राइवेट मिलिट्री टीम को हायर करता है जिसका लीडर शेलबैक होता है। यह टीम पैराशूट के जरिए इस टापू पर उतरने की तैयारी करने लगती है ताकि प्लेन की सही लोकेशन का पता चलते ही वे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकें। दूसरी तरफ ब्रॉडी की बेटी डेनियला अपनी आंटी कैरी के साथ मिलकर एयरलाइन कंपनी को अपने पापा की बताई हुई जानकारी पहुंचा देती है। इस जानकारी की मदद से आखिरकार टीम को सैटेलाइट के जरिए प्लेन की सही लोकेशन का पता चल जाता है। जोलो आइलैंड की पहचान होते ही शेलबैक और उसकी टीम प्लेन तक पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब वे प्लेन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी पैसेंजर नहीं मिलता। अंदर जाकर देखने पर उन्हें उन दोनों क्रू मेंबर्स की लाशें मिलती हैं जिनकी मौत बिजली गिरने के दौरान हुई थी। ये देखकर टीम को समझ आ जाता है कि हालात जितने खतरनाक लग रहे थे असल में उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। इधर ब्रॉडी और गैस्पर उस गांव की तरफ बढ़ते हैं जहां पैसेंजर्स को कैद करके रखा गया होता है। बड़ी सावधानी से दोनों गांव के अंदर घुसते हैं और चुपचाप उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां सभी बंदी बनाए गए लोग रखे गए होते हैं। मौका मिलते ही गैस्पर पहरेदार को चुपके से ढेर कर देता है और चाबी लेकर सबको आजाद कर देता है। ब्रॉडी सबको हिम्मत बंधाता है और बताता है कि उसने कंपनी से संपर्क कर लिया है और जल्द ही मदद पहुंचने वाली है। वह सबको वापस उसी बस में चढ़ने के लिए कहता है जिसमें उन्हें यहाँ लाया गया था ताकि वे वापस प्लेन तक पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही वे बस लेकर निकलने की कोशिश करते हैं उन्हें पता चलता है कि रास्ते में बहुत सारे हथियारबंद लोग खड़े हैं और उनके पास से गुजरना नामुमकिन है। ब्रॉडी एक बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है कि वह खुद आगे जाकर उन गुंडों का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी सब लोग सुरक्षित निकल सकें। गैस्पर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्रॉडी को यकीन होता है कि वह कैप्टन है, इसलिए वे लोग उसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे क्योंकि वह उनके लिए एक कीमती मोहरा साबित हो सकता है। ब्रॉडी अकेला सामने जाकर गिरोह के लीडर दातू झुनमार से बात करने की कोशिश करता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि उसने रेस्क्यू टीम को बुला लिया है और बहुत जल्द फौज यहां पहुंचने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि वे सभी पैसेंजर्स को छोड़ दें। लेकिन झुनमार इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। इतना कहकर वह अपने आदमी को इशारा करता है और उस पर बुरी तरह हमला करवा देता है। ठीक इसी वक्त शेलबैक की टीम गोलियां चलाते हुए वहां पहुंच जाती है और भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच शेलबैक और उसकी टीम तेजी से आगे बढ़ते हुए बंधकों को सुरक्षित निकालने में जुट जाती है। भारी गोलीबारी के बाद आखिरकार सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बचा लिया जाता है। बुरी तरह घायल हो चुका ब्रॉडी भी किसी तरह इस मुठभेड़ से बच निकलता है। शेलबैक उसकी तरफ आकर उसका हालचाल पूछता है और अपनी टीम का परिचय देता है। ब्रॉडी को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि यह कोई सरकारी रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी प्राइवेट फोर्स है जिसे कंपनी ने इमरजेंसी में भेजा है। असली सरकारी मदद पहुंचने में अभी भी पूरे 24 घंटे लगने वाले होते हैं। यह सुनकर ब्रॉडी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह जानता है कि इतने घंटे इस खतरनाक टापू पर रुकना नामुमकिन है। गिरोह का लीडर झुनमार अपने कई साथियों की मौत देखकर बुरी तरह बौखला चुका होता है और वह कसम खाता है कि अब वह पूरी ताकत से हमला करके इन सब का खात्मा कर देगा। यह खतरा भांपते हुए ब्रॉडी सबको इकट्ठा करता है और उन्हें सच्चाई बताता है कि फिलहाल कोई भी बड़ी रेस्क्यू टीम आने वाली नहीं है और अगर वे यहीं रुके रहे तो गिरोह पूरी ताकत से उन पर हमला कर देगा। ब्रॉडी एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला सुनाता है। वह कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वह यह कि वह खुद उसी क्षतिग्रस्त प्लेन को उड़ाकर सबको यहां से बाहर निकालेगा। ये सुनते ही सभी पैसेंजर्स हैरान रह जाते हैं और कुछ लोग इस आइडिया को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन ब्रॉडी सबको भरोसा दिलाता है कि उसे भी अपनी बेटी के पास वापस जाना है और वह किसी भी हाल में यह कोशिश जरूर पूरी करेगा। इसी बीच सिंगापुर में बैठा स्कार्सडेल कंपनी के मालिक टेरी को इस पूरे प्लान के बारे में बताता है। टेरी को यह जानकर बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है क्योंकि बिना ठीक से इंस्पेक्शन के इतने बड़े नुकसान वाले प्लेन को उड़ाना बहुत बड़ा जोखिम होता है। लेकिन स्कार्सडेल उसे समझाता है कि उन सब की जान पहले से ही खतरे में है, इसलिए यह मौका लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। सभी पैसेंजर्स आखिरकार डर के मारे प्लेन में सवार होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान गिरोह के आदमी दूर से नजर आने लगते हैं और वे तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रॉडी जल्दी जल्दी प्लेन का एक ब्रेक ठीक करने में जुट जाता है जबकि बाकी सभी लोग बंदूकों के साथ पीछे से आ रहे गिरोह को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे गिरोह के आदमी करीब आते जाते हैं वैसे वैसे प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें तेज होती जाती हैं। ब्रॉडी और डेले जल्दी जल्दी प्लेन के इंजन स्टार्ट करने की कोशिश में जुट जाते हैं। गैस्पर, जो सबसे आखिर तक बाहर रहकर कवर फायर दे रहा होता है, प्लेन के विंग में आई खराबी को भी जल्दी से ठीक करता है।
लेकिन ठीक इसी वक्त गिरोह की गोलियों से ब्रॉडी को कंधे में गोली लग जाती है। दर्द से कराहते हुए भी वह हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत से प्लेन को स्टार्ट करने में जुट जाता है। ठीक उसी वक्त जब गिरोह के आदमी उनके बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाले होते हैं, गोलियों की बरसात के बीच आखिरकार प्लेन का इंजन जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सभी की जान में जान आती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। गैस्पर आखिरी वक्त तक बाहर रहकर पीछे से आ रहे गिरोह को रोकने की कोशिश करता है ताकि बाकी सभी सुरक्षित प्लेन में सवार हो सकें। रनवे बहुत छोटा होने की वजह से डेले को डर होता है कि क्या इतनी कम जगह में प्लेन उड़ पाएगा, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। प्लेन जमीन से उड़ान भरने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि गोलियों की चपेट में आने की वजह से प्लेन का एक इंजन अचानक जवाब देना बंद कर देता है। ब्रॉडी और डेले को मजबूरी में उस इंजन को पूरी तरह बंद करना पड़ता है, जिससे प्लेन की स्पीड और ऊंचाई दोनों खतरनाक स्तर तक गिरने लगती है। ना रडार है, ना नेविगेशन, ना ठीक से दरवाजे बंद। ऐसे हालात में प्लेन का उड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इसी बीच सिंगापुर से एक अनुभवी कैप्टन रेडियो पर संपर्क करके ब्रॉडी की मदद करता है और उसे सबसे नजदीकी सुरक्षित लैंडिंग जगह के बारे में बताता है। पता चलता है कि करीब 50 मील दूर सियासी नाम का एक छोटा टापू है, जहां एक छोटा सा एयरपोर्ट मौजूद है। ब्रॉडी अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ प्लेन को उसी दिशा में मोड़ देता है। रास्ते में लगातार यह डर बना रहता है कि कहीं फ्यूल खत्म ना हो जाए या बचा हुआ दूसरा इंजन भी जवाब ना दे दे। आखिरकार सियासी टापू का रनवे नजर आने लगता है। ब्रॉडी और डेले मिलकर पूरी सावधानी के साथ प्लेन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग के दौरान प्लेन बुरी तरह हिचकोले खाता है और रनवे पर जोर जोर से घिसटता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ पलों की सांस थाम देने वाली जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्लेन पूरी तरह रुक जाता है। यह देखकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि वे सब जानते हैं कि वे मौत के मुंह से वापस लौट आए हैं। बाहर निकलते ही सभी को मेडिकल टीम और रेस्क्यू फोर्स की मदद मिलनी शुरू हो जाती है। ब्रॉडी का कंधा गोली लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए सबका हालचाल पूछता है। शेलबैक और उसकी टीम भी उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, क्योंकि इतने डैमेज्ड प्लेन को उड़ाकर सुरक्षित लैंड कराना लगभग नामुमकिन काम माना जा रहा था। सभी पैसेंजर्स एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ब्रॉडी और गैस्पर का शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में ब्रॉडी अपना फोन निकालकर अपनी बेटी डेनियला को कॉल करता है। डेनियला की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे बताता है कि वह सुरक्षित है और बस थोड़ी देर में घर वापस आ रहा है। इसी भावुक और राहत भरे पल के साथ यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है, जहां एक कैप्टन ने न सिर्फ अपनी हिम्मत से बल्कि अपनी जिद और जिम्मेदारी की भावना से 14 बेगुनाह जिंदगियों को मौत के मुंह से वापस खींच लिया।